बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ आवर और आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जॉइंट सेशन हुआ और बिल भी पास हो गए और आपने अपोजिशन का शोर शराबा भी देखा और उसके बाद वॉकआउट भी देखा और फिर अब लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं। पीडीएम भी बहुत इफेक्टिव नज़र आ रही है, अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है, लेकिन देखना यह है कि इनकी कोशिशें कितना जो है कामयाब होती हैं, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा की गई, लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी से सरशार है। और इस तमाम सूरत हाल में एक चीज़ जो बेहाल है वो अवाम है, क्योंकि अवाम की कहीं पे बात नहीं हो रही और अवाम जो है उसी तरीके से मसाइल का शिकार है। इस तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जबकि गैस फराहमी जो है वो भी 2 माह के लिए बंद की जा रही है और महंगाई बढ़ने के इम्कानात हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने की बातें की हैं शौकत तरीन साहब ने, और 6 करोड़ लोग जो हैं वो बिजली की सहूलत से महरूम हैं। और IMF की जो नई शराइत हैं वो भी सामने आ चुकी हैं और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से भी आज बात करेंगे और आम आदमी की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। जबकि डेंगू के जो खदशात हैं वो भी बढ़ चुके हैं, डेंगू के असरात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसी तौर पर इसकी लपेट में है। हुकूमत क्या कर रही है और हुकूमती इक़दाम क्या हैं, और जो महकमा सेहत है उसकी बेहिसी जारी है, शरह अमवात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन इसे अनोखा बना दिया गया। ये तमाम मौज़ूआत रहेंगे आज के प्रोग्राम के। और सियासी माहौल के ऊपर बात करने के लिए जिन शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब वक्त देने के लिए। सर, जॉइंट सेशन आपने देखा और शोर शराबा भी वहाँ पर देखा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अपोजिशन तो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थी और बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का मुजाहरा भी कर रही थी और उन्होंने इजलास भी बुलाए, बैठकें भी की और उन्होंने कहा कि हम बड़ा टफ टाइम देंगे हुकूमत को, लेकिन आखिर कहाँ गई वो खुद एतमादी? तो ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर होता है जॉइंट सेशन या कौमी असम्बली या सेनेट में, तो ये सारी दुनिया में होता है। न जाने क्यों हम और ये जो धेंगा मिश्ती कहें, तल्ख कलामी कहें, हत्ता के सॉरी टू से गालम गलौच नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब ये कि हम लोग हाइप क्रिएट करते हैं, मीडिया वाले कंपटीशन ऐसा हो गया है। वरना एक तो मैं तो इसको बड़ा एक पॉजिटिव साइंस में देखता हूँ कि चले कोई सड़कों पे एक दूसरे को पत्थर तो नहीं मार रहे, डंडे तो नहीं मार रहे, खुदकश हमले तो नहीं कर रहे, धमाके तो नहीं कर रहे, जोर जबरदस्ती अगवा करके अपनी बात तो मनवा नहीं रहे। और आप ये भी देखें ना माशाल्लाह कि वो जो कहते थे मीडिया की आज़ादी बताइए, बाकायदा मैं देख रहा था 2-4 मुस्लिम लीग नून के लोग जो है प्राइम मिनिस्टर को चीनी चोर, आटा चोर, इससे ज़्यादा और क्या कह सकते थे? इससे ज़्यादा कुछ, इससे ज़्यादा मीडिया की आज़ादी चाहिए? जो हमारे लॉन्ग मार्च करने निकले हैं हमारे सहाफ़ी बिरादरी, बताइए कि आप क्या चाहते हैं आज़ादी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को क्या नहीं कह दिया है, कौन सा कदगन, कौन सी पाबंदी? एक तो मैं आपसे जो मैं बड़ा पॉजिटिव साइन समझता हूँ, शायद दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में किसी तौर पर भी मीडिया बहुत कम है कि लाइव इस तरीके से पूरा कुछ दिखा रहा हो। मिडिल ईस्ट और मशरक़ वस्त में तो इसका तस्वुर भी नहीं है, या इंडिया में भी ना हो। तो एक तो बात यह है कि मैं तो इसको बड़ा अच्छा समझता हूँ। दूसरी ये कि अपोजिशन यानी चाहे उसके 12 वोट क्यों ना हो और का कम हो या 4 वोट कम क्यों ना हो, तो यही कहेगी नहीं हम जीतेंगे। हालांकि जो अदबी अक्सरियत उस वक्त आई थी, एक सहाफ़त का तालिब इल्म देख रहा था, अब नहीं, इससे पहले भी हमेशा हुकूमत ने अपनी अदबी अक्सरियत पार्लियामेंट में साबित की। आपको याद होगा कि 100 बजट के वक्त उनको 172 वोट मिले और गो के अपोजिशन के गालिबन 144 वोट कौमी असम्बली में थे, लेकिन खुद नून लीग के जो 36 MNA जो है गायब हो गए। इस वक्त ये कह रहे थे कि हमारे 219 MNA होंगे, लेकिन सबको इल्म था कि नवीद कमर साहब डेंगू की वजह से नहीं आएंगे, तालपुर साहब लंदन में नहीं आएंगे, अख्तर महगल मौजूद नहीं थे, एक सेनेटर और मौजूद नहीं थे, 12 लोग डार साहब बाहर हैं, एक का इंतकाल हो गया और यही। तो उस वक्त उन्हें पता था कि जनाब उनके ये 203-205 ही बनते, पता नहीं क्यों तो उन्होंने ये बांध ली थी। या आपको पता है सियासत में जो असल लोग होते हैं वो हमारे यहाँ बड़ा चल गया है, वो कह देता है जी उन लोगों से बात हो गई है। ये उम्मीद बनाए बैठे थे शायद काफ लीग से, तरीन ग्रुप से, वो धड़ा टूट जाएगा, तो इस तरीके से नहीं होता, या MTM से। तो आपने देखा ये गालिबन तीसरी बार ऐसा है कि हुकूमत ने अपनी अदबी अक्सरियत साबित करी और वोट आउट के जरिए किया है। उनका एक आइनी तरीके से उन्होंने तमाम बिल पास किए हैं और वो उसको कहें कि जी धांधली कैसे हुई बताइए भाई, कोई बैलेट पेपर तो था नहीं,
जिसको गलत निशान लग जाता, जिसको गलत गिना जाता। हॉल में 213 लोग 221 लोग बैठे रहे या खड़े रहे और बाकी नहीं गए। मगर एक साफ तरीका हुआ है। लेकिन अगर अपोजिशन ये कर रही है तो मुझे तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं लगता, कोई गलत नहीं लगता। जी सही। मुजाहिद बरेलवी साहब, जैसा आपने भी फरमाया आपको कुछ गलत नहीं लग रहा, लेकिन इस तमाम सिनेरियो में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प रही कि अपोजिशन बारहा कहती रही कि हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सिनेरियो आपने भी देखा, शोर शराबा नून लीग की तरफ से किया गया, मैदान अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको नजर आई और फिर उसके बाद वॉकआउट भी हो गया। तो क्या अपोजिशन ने भी खुली इजाजत नहीं दी हुकूमत को कि भाई जो करना है आप करें? नहीं, देखिए मैं फिर आपको ये कहूँगा कि यार आजकल तो आपके शादी ब्याह में 40-50 घर वाले जमा होते हैं, तो ज़रा सी बात पे किस तरीके से अगर यही लाइव दिखाया जाए तो गालिबन ये जो टेलीविज़न से वो पार्लियामेंट से ज़्यादा कामयाब शो लोग उसको देखें। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये जो कुछ हम लोग जो देखते हैं तकरीरें करते हुए, धमकियां देते हुए, एक दूसरे पे लान तान करते हुए, इससे घबराते क्यों हैं और क्या होगा आखिर में? लेकिन अल्टीमेटली तो फिर वोटिंग के यही तय होता है ना। और ये भी हुआ है कि आपने देखा कि 2 मरहले ऐसे आए कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट वोट आउट भी हुई, क्योंकि लेकिन उस वक्त फौरी तौर पर जब वोटिंग हुई 2 बिलों के मौके पर, सेनेट में तो खैर वैसे भी उसकी अक्सरियत नहीं है, तो वोट आउट होने से हुकूमतें नहीं जाती। हाँ, ये ज़रूर है कि इधर आपके मीडिया ने, अपोजिशन ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया था, ये तासुर दिया था कि जनाब हमारे जो असल हुक्मरान हैं, या पता नहीं मैं लेना भी नहीं चाहता, वो नाराज़ हैं। जरदारी साहब ने भी कहा कि लाने वाले भी परेशान हैं, लाने वाले भी नाराज़ हैं। तो ये एक हमेशा परसेप्शन पीटीआई का, और ये ज़्यादा इंतज़ार उन्हीं पे कर रहे थे, उन्हीं पे करते हैं। क्या कोई गवर्नमेंट की तब्दीली कोई बच्चों का खेल है कि आप ओवरनाइट गवर्नमेंट्स को तब्दील करते हैं? आपको नहीं इल्म कि इस वक्त खत्ते की सूरत हाल कितनी नाजुक है, कितने सेंसिटिव सिचुएशन है, हुकूमतों को लाना और गिराना आसान नहीं होता। और इमरान खान को भी आपने देखा कि उनसे बड़ा धरना तो 2011 में किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन वो नवाज शरीफ को बाहर नहीं निकाल सके। तो ये जो है, मैं तो फिर मैं आप पे इसरार करूँगा अपनी बात पर कि कल का इजलास मुझे तो पाकिस्तान में जो एक जमहूरियत तसलसल से जारी है, देखें पहले वाले ने पूरी टर्म पूरी की 2008 से 13 पीस पार्टी ने, नून लीग ने 2 से 18 टर्म पूरी की। इमरान खान को भी टर्म पूरी करने दें और वो करेंगे। सही। ना शरीफ आ रहे हैं ना जरदारी आ रहे हैं, कम से कम अगले 1.5 साल। इलेक्शन आएगा उसके बाद देखा जाएगा। तो आई थिंक मेरा तो ये ख्याल है डेमोक्रेसी के एतबार से इस पर तो फ़ख्र करना चाहिए कि बहरहाल हमारे अब इदारे मजबूत हो रहे हैं, मुस्तहकम हो रहे हैं। एहसन, यानी बरेलवी साहब आपको भी लग रहा है कि जो अपोजिशन ने एक तासुर देने की बात की और 1 पेज को उन्होंने उलट पुलट करने की बातें भी की, उन्होंने कहा 1 पेज कायम नहीं रहा और 1 पेज पे नहीं है सारे, तो आपको लग रहा है कि वो उसी का उसी तरह है? क्योंकि वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी तकरीर की, उन्होंने कहा ये हुकूमत ये नहीं चला रही, ये कोई और चला रहा है। अब ये तो क्या सॉरी टू से बिलावल भुट्टो मेरे लिखो हैं, एनआरओ किसने किया था जनाब? हैं मोहतरमा जो 2007 में आई थी यहाँ पर, क्या मुशर्रफ से मुआहदा करके नहीं आई थी? वो तो रिटन एनआरओ था, वो तो मुशर्रफ से बाकायदा मुआहदे के जरिए आए थे या नहीं आए थे? सही। क्या जरदारी साहब ने हल्फ लिया था, नहीं लिया था? वो तो कि चीफ जस्टिस और सदर से नहीं है, नहीं तो नवाज शरीफ ने कौन सा ये, यानी ये वाली कौन चला रहा था गवर्नमेंट? पहले कौन चला रहा था? फौरन और तो और उनके पहले फौरन उससे भी पहले चले जाएं। इसाक खान, जब एक वक्त ऐसा आया था कि पीपल्स पार्टी ने नसरुल्लाह खान को वोट नहीं दिया था, गुलाम इसाक खान को वोट दिया था, याद है आपको? इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े बंदे को। तो इस तमाम सूरत हाल में आपको ये लग रहा है कि हमें इल्ज़ामात की सियासत से निकलकर जमहूरियत की फ्लोरिशमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। बरेलवी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस तमाम सूरत हाल में एक दिलचस्प मंजरनामा बना, इत्तेहादी नाजार्स भी नज़र आए, फिर इत्तेहादी साथ भी आपको नज़र आए। ऐसे कौन से वादे वईद किए हैं हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ कि एकदम से पलड़ा जो है वो बदल गया, और फिर उसके बाद आपको ये लगता है कि जो वादे उनसे किए गए हैं वो पूरे हो पाएंगे? ना कोई पलड़ा बदला, ये एक आमतौर पर इत्तेहादियों के टैक्टिस होते हैं जब हुकूमत मुश्किल में होती है, जब उसे वोटिंग में जाना होता है। याद नहीं है बलूचिस्तान का एक एमएनए जो था, उसके लिए कहा जी मेरे 44 करोड़ रुपए रॉयल्टी को दियो, और रातों रात उसको दिलवाए गए। ये हमारे भाई कराची के जो जिनके कहने पहले शहर बंद और शहर खुल जाया करता था, जिनके 4 एमएनए और 10 सेनेटर हैं, कुछ ट्रांसफ़र चाहिए, कुछ पोस्टिंग चाहिए, अपना SHO चाहिए, अपने कुछ जॉब चाहिए होती हैं, कुछ रफी लगाना होते हैं, ये प्रेशर बिल्ड करते हैं।
कौन सा इनका नज़रियाती उसूली जो है इख्तलाफ होता है, मुझे बताइए। काफ लीग का क्या उसूली नज़रियाती इख्तलाफ? वो सेनेटर काबिल अली आगा 5 टेलीविज़न में मैं देख रहा था 3 दिन पहले, कह रहा था वो जी हम गैर मुतमईन हैं, हम नहीं आएंगे। किस तरीके से उनको लाया गया, मैं ये तो नहीं कहूँगा कान पकड़ के लाया गया, फरमाबरदारी से उन्होंने वोट दिए। लेकिन बरेलवी साहब, इस तमाम सूरत हाल में काबिल अली आगा साहब ने अपने आप को प्रोमिनेंट भी किया। उन्होंने कहा सेनेट का आप इंतखाब देखें, हमने कोई आपसे मुतालबा नहीं किया, कोई आपसे बात नहीं की। और पूरी अपोजिशन, ये जो पूरे इत्तेहादियों की जमातें हैं, वो सारी की सारी ये कहती हुई नजर आई कि हुकूमत कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी काम करती है तो इस पर हमें एतमाद में नहीं लेती। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फुकदान नजर आया। लेकिन अगर आइंदा आने वाले वक्तों में भी हुकूमत को कोई मसला पेश आता है तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत वही करेगी जो इसने अब तक किया है जी, और ये भी वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। ये उसी तनख्वाह पे नौकरी करते रहेंगे, यानी उसी तनख्वाह पे चलते रहेंगे और कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आ रही। सर ये बताइएगा, अपोजिशन के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़त भी लिखा गया, स्पीकर बड़े मुतहरिक नज़र आए, उन्होंने कहा कि इत्तफ़ाक़े राय हो जाए, और फिर उसी के साथ ही अचानक से दोबारा से इत्तेहादी मान गए और इजलास भी हो गया। सर हुकूमत को क्या जल्दबाजी थी ये जितने भी बिल थे वो पास कराने में? स्पीकर और क्या करता? क्या कोई GH को तलब करता उनको? क्या भाई, अगर वो निगोशिएशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, इसमें अनहोनी बात क्या है? और जल्दी क्या मतलब है? ये जो अगर वो ये बिल लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, हो सकता है मैं इससे हम एग्री ना करें, और ये भी मुमकिन है कि 2023 के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए नहीं हो, लेकिन वो एक आईनी तरीके से लेके आए ना। पहले तो मुशर्रफ और ज़िया-उल हक कहते थे, ज़िया-उल हक ने नहीं कराया था, अगर आप समझते हैं पाकिस्तान को इस्लाम की राह पे चलना चाहिए तो आप मुझे वोट दें। वोट दे दिया, वो ले लीजिए, हो गए वो। तो पहले रेफरेंडम होता था, और किस तरह के रेफरेंडम होते थे आपको पता है ना? सही, यानी सर ये आपको सारी मामूल की बातें नज़र आ रही हैं। सर साथ में आपसे ये जानना चाहूँगा आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू के, PDM जो है बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है, कोई उनका लॉन्ग मार्च होता आपको दिखाई दे रहा है? PDM मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दूसरी बड़ी पार्टी है, उसके तर्जुमान कायरा साहब 1 से 10 बार कह चुके हैं PDM ख़त्म हो गई। आइंदा मुस्तकबिल में PDM की पार्टियों को ऐवानों में तो ज़रूर बाहें एक दूसरे के साथ झप्पियाँ डालते गले मिलते देखेंगे, सड़कों पर ये नहीं आएंगे। PDM को एक मौका मिला था, मौलाना हज़रत मौलाना मेरे लिए काबिल एहतराम फजल रहमान की ये ख्वाहिश जो इंतकाम की हद तक है कि वो इमरान खान को घर भेज दें, वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। सही, यानी सर आपको PDM का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। और PDM के साथ सर इस तमाम सूरत हाल में आपने ये नोट नहीं किया कि क्या इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है? सर एक ही बात करते हैं, चाहे अपोजिशन वाले हों, वो महंगाई के हवाले से बात करते हैं, बेरोज़गारी के हवाले से बात करते हैं, और हुकूमत कहती है जी हमने महंगाई पर कंट्रोल कर लिया, बेरोज़गारी के ऊपर भी हमने कंट्रोल कर लिया, लोगों को हम मकानात दे रहे हैं। अवाम इस तमाम सूरत हाल में कशमकश का शिकार हैं। सर वो शायर अवाम हबीब जालिब कहते थे, लोग अपने कातिलों के हैं उस शाख मेरी जान। आपके लाहौर के शायर होते थे, बेचारों को 750 वोट मिले और एक बहुत बड़ा सनतकार जीत गया था। ये जो अवाम जिन्हें आप कहते हैं ना, आज आप टिकट लेने जाएं, दुबई का टिकट जो है 2.25 लाख का बिक रहा है। आप ज़रा लाहौर के निकल जाएं, बाटी अवाम जिस तरह खा रहे हैं पी रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ कोई महंगाई नहीं है। स्टोरों पर जाएँ तो लगता है जैसे मुफ्त खाना बट रहा है। सॉरी चूसे पाकिस्तान में भी मुझे नहीं पता कोई महंगाई से लोग भूखे मर गए हों, रोज़गार के भी मौके हैं। हाँ महंगाई जैसे और कोई ना मोटरसाइकिलें चलना बंद हो गई, ना गाड़ियाँ बिकना बंद हो गई, ना हवेलियाँ हो गई, और तो और लोगों की कोई ना पेजेरों कम हुई हैं ना, यानी सॉरी चूसे महंगाई एक फैक्ट ज़रूर है, लेकिन महंगाई ऐसा नहीं है कि आप समझें कि लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हों, लोग सड़कों पर एड़ियाँ रगड़ के मर रहे हों। इसलिए कि उसकी वजह आप पूछेंगे क्यों, इसलिए कि पाकिस्तानी सोसाइटी में डीप रूटेड करप्शन मौजूद है। मुजाहिद बरेलवी समेत एक मजदूर और एक सनतकार और एक अफसर, हर आदमी 2 नंबर तरीके से करप्शन के ज़रिए पैसा कमा रहा है, इसलिए उसका घर चूल्हा जल रहा है।
सही, बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। आपको नज़र नहीं आता कि पीडीएम अब बाकी रही है और आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि अपोजिशन कितना मुतहर्रिक होती है और हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देती है और अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हो पाती भी है या नहीं। ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो कुछ मैशियत के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी नाज़रीन। मैशियत के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि मैशियत जो है वो बड़ी दगरगुन सूरत हाल नज़र आ रही है और अब तो गैस फराहमी के हवाले से भी मसाइल सामने आ चुके हैं, बिजली भी महंगी होने जा रही है और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं और IMF की किस्त मिलने की बातें हो रही हैं। तो इसके ऊपर बात करने के लिए इशफाक तौला साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आम सनतें, CNG स्टेशन और जो भी पावर प्लांट्स हैं उनको 2 माह के लिए गैस की बंदिश के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें गैस फराहम नहीं की जाएगी। सर, क्या बनेगा फिर, किस तरह से सनतें चलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बहुत बड़ा अलमिया होगा कि जब मईशत जिस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी हमारी LSM ग्रोथ डबल डिजिट में पहुंच गई है और उसी वक्त अगर आप उनकी एनर्जी क्राइसिस को ट्रिगर कर देंगे तो मेरा ख्याल है आपकी जो शरह नमो है, GDP ग्रोथ होगी, उसमें काफ़ी कमी वाक़ई होगी और मेरा ख्याल है इसकी एक बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग की जा सकती थी। मगर मैं ये समझ रहा हूँ कि LNG के जो हमने डिले किए हैं इसकी बहुत सारी वजूहत हैं और जिसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि कोई भी अफसर कोई हाई रेट पे कोई सौदा करने के लिए अपनी कंसेंट देना नहीं चाहता क्योंकि उसको ये नजर आ रहा है कि कोई आज नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल बाद भी इवन कहीं ना कहीं से इसको समन आ जाएगा और वो उसकी पूरी मेरा ख्याल है जो इज्जत कमाई भी होती है पूरी ब्यूरोक्रेसी की वो ज़ाया हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया मेरा ख्याल है इसको सबसे पहले हमें अरेस्ट करना होगा अगर आप बिल्कुल तरक्की की तरफ गामजन होना चाहते हैं। सही, तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं तो अरेस्ट तो करना पड़ेगा और एड्रेस भी करना पड़ेगा। इशफाक साहब, आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि गैस की फराहमी बंद होगी तो सनतें बंद होंगी, बिजली महंगी होगी, सनतों में तेल का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो सर, पेट्रोल महंगा होने से एक महंगाई का तूफान आ जाएगा, हालांकि मुल्क में पहले ही महंगाई चल रही है, तो फिर इसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, आपके पेट्रोल की महंगाई पेट्रोल की वजह से नहीं हो रही है, आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से हो रही है और रुपये जब आप डिवैल्यू करते हैं या डिप्रीशिएट होता है तो उसके इम्पैक्ट बहुत सारी जगहों पे आते हैं। आप IMF की कंडीशनें बिल्कुल आंखें बंद कर करके मान रहे हैं और मेरा ख्याल है इसके नताइज बहुत ही खराब निकलेंगे आपकी मीशत के लिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर IMF को इतना ज्यादा आप अगर मेरा ख्याल है इसमें इंक्लूड करेंगे अपने इन सारी चीजों में तो मैं समझता हूँ कि आपकी मईशत बैठ जाएगी, कहीं डिफॉल्ट की तरफ आप ना चले जाएं। आप देखें 2 दिन से जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि आपकी रीट जो कहती है वो 163-164 का डॉलर होना चाहिए, इसके बावजूद आज भी इवन इंटरबैंक में मार्केट में ये डॉलर बढ़ा है और 175 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए ठीक नहीं है। इनफैक्ट ये आलमी तेल की कीमतें तो $80 नहीं, $120 पहले रही है, बट आपकी डॉलर पैरिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लें। हम 2 धारी तलवार की तरफ जा रहे हैं। एक तो अगर चले आलमी सतह पे महंगाई हो रही है उसका शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से हमारी जो लोकल मिसमैनेजमेंट भी है डॉलर की पैरिटी मैनेजमेंट में, मैं नहीं समझता कि कोई आज तक पहले ऐसे मुझे नजीर मिली हो कि 6 अरब से ज्यादा तक डॉलर आप मार्केट में इंजेक्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद आपके डॉलर स्लाइड होके 152 से 175 आ जाए 3, 3.5, 4 महीनों में, तो मैं नहीं समझता हूँ ये कोई अच्छी मैनेजमेंट कर। सही, अच्छी मैनेजमेंट भी आपको नज़र नहीं आ रही और डिवैल्यूएशन भी है। सर, जॉइंट सेशन हुआ, आपने IMF की बात की तो मैं इसे जॉइंट सेशन से जोड़ूंगा। वहाँ पर बिलों की मंजूरी भी हुई और फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और फैटिव के हवाले से और मैशत के हवाले से बहुत से बिलों की बात चल रही है, लेकिन साथ सर ये तासुर दिया जा रहा है कि अब ये बिल मंजूर हो चुके हैं और IMF की किस्त जो है वो हमें बड़ी जल्दी मिल जाएगी, IMF की किस्त मिलने के जल्दी इम्कानात पैदा हो चुके हैं। ऐसा सर तासुर क्यों दिया जा रहा है, इसको बिलों से क्यों जोड़ा जा रहा है? सर नहीं, वो जो IMF को जिस बिल की रिक्वायरमेंट है वो SPP अमेंडमेंट एक्ट के अंदर है, वो तो हुआ ही नहीं है मेरा ख्याल है। वो तो जब ले हुआ है एक जगह तो वहां पर पहले उस से अप्रूव होगा, फिर सेनेट में जाएगा, सेनेट से अप्रूव होगा, 90 दिन तक वहां से ना हो तो फिर मेरा ख्याल है कानूनी तकाज़े ये कहते हैं कि आप जॉइंट सेशन में लेके जा सकते हैं।
तो वो स्टेट बैंक एक्ट का तो अभी तक कोई, इसमें मेरा ख्याल है आपकी जो लेजिस्लेशन हुई है इसमें कहीं दूर दूर तक इसका कोई नाम नहीं है। लेकिन सर मौजूदा हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश तो कर रही है कि आईएमएफ से पैसे अब जल्दी आ जाएंगे। सर आईएमएफ पैसे देगा और फिर प्लान भी वो देगा, जाहिर बात है, और अगर उस प्लान में आम आदमी की ज़िंदगी के साथ और आम आदमी की आमदनी के साथ मुताबिकत ना हुई तो आम आदमी क्या करेगा, किस तरीके से गुजर बसर करेगा, उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन जब हाई होगा, लोगों के पास मेरा ख्याल है इस तरीके से अपने गुजारे के लिए वसाइल नहीं होंगे, तो दो चीजें बढ़ती हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको स्ट्रीट क्राइम में और इस किस्म की चीजों में इजाफा होता है। दूसरा आपका एजिटेशन होता है, तीसरा अल्लाह ना करे खुदकुशियां भी होती हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से आप IMF के पीछे उनके, मेरा ख्याल है इतना बुरे तरीके से हम IMF के वजह से आप घेरे में आके हैं, मैं नहीं समझता कि इतना भी आपको कोई जरूरत थी। आप अगर फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ा सा अच्छा जायजा ले लेते और तरीके से अगर हम ईमानदारी करते तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर नताइज हम मईशत के तौर पे भी, माशियात साइड पे भी ले सकते थे। कमर्शियल बैंकों से लोन लें, 7% पे लें, क्या आपको 4-4.5% ज्यादा देने पड़ेंगे जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट से आप वैसे ही दे रहे हैं। इसके अलावा आप अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम करें, पैरिटी कम करें, आप देखें आपकी मईशत चलेगी। और ये एक रेसिपी है जहाँ पर आपकी इतनी बड़ी मुतवाजी मईशत होती है ना, उनके रम्स डिफरेंट होते हैं। मेरा ख्याल है यहाँ पर ये इस बात की मेरा ख्याल है कोई अभी इस वक्त तर्जुमानी नहीं कर पा रहा। सही, लेकिन सर ये भी फरमाइएगा कि जो आम आदमी के ऊपर असरात की आपने बात की है और फिर उस प्लान के आने की बात हो रही है, तो क्या इस प्लान में आपको नज़र आता है कि हुकूमत भी कोई अपना हिस्सा डालेगी? और सब्सिडी की बातें तो वो करती है, लेकिन वो जिस तरह एक ख़ानदान को 1000 रुपये सब्सिडी दे दी गई, तो क्या ये काफ़ी होगा? मुझे बताएं कब बात हुई थी और क्या इस पर अमलदारी हुई है? ये सिर्फ बातें होती हैं, मेरा ख्याल है वो आंसू पोंछने वाली बात है। और जब आप IMF के प्रोग्राम में होते तो सब्सिडी को वैसे भी खत्म करने को वो कहते हैं। इससे बेहतर है ये जो आपके सफेद हाथी हैं जितने प्राइवेटाइजेशन करने हैं उस पर आप एक पॉलिटिकल डिसीजन लें, आप डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करें, आप ये जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम में उनको खत्म करें आप। सही, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सर IMF की तरफ से एक शर्त भी लागू की जा रही है और वो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से है, क्योंकि इस हवाले से मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर स्टेट बैंक के दायरे इख्तियार को बार बार वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए, स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जाए मॉनिटरी पॉलिसी के हवाले से भी। तो सर हुकूमत के दायरे कार से अगर स्टेट बैंक बाहर निकल जाएगा तो क्या असरात देखते हैं फिर आप? देखिए, अभी भी बाहर है, अभी भी देखिए फॉरेन करेंसी के जितने भी डिसीजन है वो खुद लेते हैं, इंटरेस्ट रेट के वो ही खुद लेते हैं। और ये तो वाकई एक मतलब मेरा ख्याल है कोविड की वजह से जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे थे, जब जाके गवर्नमेंट ने इनको मेरा ख्याल है फोर्स किया था कि जी आप इंटरेस्ट रेट कम करें और किसी भी तरीके से आप उसको फोर्सफुली मेरा ख्याल है कराया गया था, 7% पे लाए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि स्टेट बैंक अभी भी आपकी कंट्रोल में है और मेरा ख्याल है उनकी ऑटोनॉमी है, गवर्नर के पावर है, जोइंग द पावर। सही सर, इस तमाम सूरत हाल में जो स्टेट बैंक के दायरे इख्तियार की बात हो रही है, तो शौकत तरीन साहब भी बार बार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये हमारे गले का फंदा बन जाएगा, हमें इसके दायरे इख्तियार को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपको क्या वजूहात लगती हैं कि हुकूमत जो है वो हमेशा IMF के सामने जाकर पसपाई का इजहार कर रही है और जो वो कुछ कहते जा रहे हैं वो मानती चली जा रही है? मैं समझता हूँ डे वन को ये जो प्रोग्राम ही नेगोशिएट हुआ था, मेरा ख्याल है शुरू में शायद इनके आने के बाद इनको इतना तजुर्बा नहीं था, तो तजुर्बेकारी की भी नुकसान था। उसके बाद अब मेरा ख्याल है वो जो प्रोग्राम उन्होंने एग्री किया उसमें वेवर नहीं मिल रहा है इनको। तो मैं नहीं समझता अब इनके पास कोई ऑप्शन है, या तो आपको IMF की शर्तें माननी है या आप उस प्रोग्राम को खैराबाद हैं। मेरा ख्याल है कोई तीसरी गुंजाइश आपके पास नहीं। तीसरी गुंजाइश, सर तीसरी गुंजाइश की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स की भी आपने बात की है, तो शरह सूद 13% बढ़ाई गई और फिर उसके बाद कहा गया कि इससे हम स्टेबिलिटी ले आएंगे, लेकिन मां सिवाय महंगाई के कुछ अभी तक हासिल नहीं कर सके हम। अभी फिर मॉनिटरी पॉलिसी आने वाली है, तो आगे क्या देख रहे हैं कि मजीद मॉनिटरी पॉलिसी आएगी, शरह सूद बढ़ेगी, तो किस तरह महंगाई को काबू किया जाएगा? देखिए, काबू करना तो इनके बस में है ही नहीं ना, वो तो खुद कहते हैं सरेंडर कर देते हैं जी आलमी तौर पर महंगाई बढ़ गई। देखिए, आलमी तौर पे अगर महंगाई बढ़ी है तो आलमी तौर पे आप सब काम कर रहे हैं, तो आलमी तौर पे जो डेली वेज के वेजर है, जो
नौकरी पेशा तबका है, उनको आप वही नौकरियां और वही पैसे दें जो बाहर मिलते हैं। आप मिसालें ऐसी देते हैं, मेरा ख्याल है कि जी जर्मनी में ये हुआ और फ्रांस में ये हो गया और टर्की में ये हो रहा है, तो भाई टर्की के जितने भी वेज रेट हैं, अमेरिका के जो भी हैं, यूके के जो भी हैं, उन पे आप वहां पर भी अमलदारी करवा लें। अब कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा कब कब तो नहीं हो सकता ना। ये अगर आप इस तरीके से कब तक आप कौम को कहेंगे कि नहीं जी आप इस वक्त आप बिल्कुल आप दिलासा देते रहेंगे। आप देखें पाकिस्तान में अभी नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है आज की, मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 1 से 1.5% है। अमेरिका जैसे कंट्री में भी जहां पर इन्फ्लेशन 0.25%, 4.5%, इंटरेस्ट रेट 0.25% है, तो वहां पर भी तो रिवर्स रियल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑपरेट हो जाएगा, अगर 2-3 सालों तक भी ऑपरेट हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका आप खुद हो और वो IMF का प्रोग्राम। सही, लेकिन सर आप आलमी मंजरनामे की भी बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत आलमी में जो कीमतें हैं बढ़ने घटने की आड़ में जो है फैसले कर रही है और बार बार कह रही है कि आलमी सतह पर महंगाई हो गई, लेकिन अभी सर पेट्रोल की कीमतें तो कम हो चुकी हैं, तो मौजूदा हुकूमत जो है वो क्यों नहीं रेट कम करती? पिछले 15 दिनों का ये होता है एलसीज की रिटायरमेंट, और ये आलमी सतह पे अगर आप देखेंगे ना तो हम अरब लाइट को देखते हैं, वहां से आप उठा के देखें, और इसकी एक पूरी फिलॉसफी आती है। मेन सबसे बड़ी हिट आपको जो पड़ी है वो डिवैल्यूएशन की पड़ रही है। पिछले 2 दिनों में मेरा ख्याल है आप 173 रुपए 70 पैसे से आप आज 175 रुपए 30 पैसे पे आ गए। तो आप देख लें 2 दिनों के अंदर 1 रुपया 60 पैसे अगर डॉलर आपका बढ़ रहा है और रुपये कम हो रहा है, तो इसके इम्पैक्ट आपकी ऑयल इंपोर्ट पे आएंगे ना। वो ऑयल इंपोर्ट पे जब आएंगे और लोकल कन्वर्ट होगा तो जाहिर बात है आपको महंगा मिलेगा। जब आपको महंगा मिलेगा तो आपके इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। सर ये तो बड़ी बेसिक फिलॉसफी है, मगर ये पिछले 15 दिनों के रेट के हिसाब। सही, बहुत शुक्रिया इशफाक तोला साहब आपका वक्त देने के लिए, और मईशत की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत को बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो डेंगी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि कोरोना के बाद अब डेंगी आ चुका है और बहुत शद्दोमत के साथ डेंगी के जो केसेस हैं उसमें इजाफा भी दिखाई दे रहा है, तो इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, डेंगी के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और डेंगी की अफजाइश भी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हुकूमती इकदाम हमें कहीं पर नज़र नहीं आ रहे। आवाम परेशान हैं और देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब जो है इसकी लपेट में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, लेकिन मसाइल वैसे के वैसे ही दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। डॉक्टर कैसर सजाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल PMA हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। सर आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डेंगी कोई अनोखा मामला नहीं है, हर साल होता है पाकिस्तान में और काफ़ी टाइम से हो रहा है, और पिछली गवर्नमेंट जो है इसके लिए बड़े इकदाम करती जा रही थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने इसे अनोखा क्यों बना दिया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत के पास हेल्थ की प्रायोरिटी है नहीं, और बल्कि मैं कहूं कि इससे पहले भी जो हुकूमतें थी उनके पास हेल्थ की प्रायोरिटी नहीं रही कभी भी, और इस हुकूमत में तो हेल्थ की लगता ये है कि उनके पास और दूसरे मसाइल हैं, हेल्थ की प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, बदकिस्मती इस मुल्क की ये है कि पाकिस्तान में 74-75 साल से हम प्रिवेंटिव साइड पे कभी भी नहीं गए, हम हमेशा क्यूरेटिव साइड पे गए। हम मर्ज के इलाज करने में लगे रहते हैं, उसी में परेशान रहते हैं, हमने मर्ज की जड़ को नहीं ख़त्म किया। अब डेंगी है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या और दूसरी इस तरह की जो चीज़ें जो जिसको हम मॉस्किटो बॉर्न डिजीज कहते हैं, वो बीमारियां जो कि मच्छर से पैदा होती हैं। पाकिस्तान से हम मच्छर का खात्मा नहीं कर सके, और अब जहां पर इतनी तरक्की हो चुकी है, यहां पर अभी तक हम मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है, और इसमें पंजाब में, खासकर लाहौर में और KPK के शहर पेशावर में बहुत बुरी सूरत हाल है। मुझे जो रिपोर्ट मिली है कि कुछ अस्पतालों में तो बिस्तर भी नहीं है, वहां इतने पेशेंट्स आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट कुछ बेहतर की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टिल बहुत सारे केसेस हैं वहां पे, इन जगहों पे। कराची में भी केसेस हैं डेंगी के, और प्रॉब्लम यह है कि डेंगी, कोरोना, मलेरिया, टाइफाइड और राइनोफरेंजाइटिस, फ्लू लाइक सिम्टम जो है वो भी डेवलप हो रहे हैं। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, और बल्कि कराची के अंदर तो एक नाम दिया जा रहा है मिस्टीरियस फीवर का,
कि जी हर चीज नेगेटिव है, आप जो भी टेस्ट कराते हैं, डेंगू भी नेगेटिव है, कोरोना भी नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, तो फिर ये बुखार कौन सा बुखार है जो कि खत्म नहीं हो रहा है? तो वो सिर्फ और सिर्फ वो बुखार है जिसका कि हम डायग्नोस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास किट्स मौजूद नहीं है, और चूंकि हमारे पास प्रॉपर वायरोलॉजी लैब मौजूद नहीं है, हमारे पास जिसका किट्स होता है हम उसी के टेस्ट करते हैं। अब अगर डेंगू के केसेस आने शुरू हो गए तो डेंगू के किट्स मौजूद हैं, कोंगो वायरस आएगा तो उसके किट्स मौजूद होते हैं, बर्ड फ्लू आएगा तो उसके किट्स मौजूद हो जाएंगे। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि हम 20 साल से डिमांड कर रहे हैं कि हर सूबे में एक जदीद वायरोलॉजी लैब होना चाहिए ताकि इस तरह की जो बीमारियां हैं इनको डायग्नोस किया जाए वक्त पे, और हम ये ना कहें जैसे कि आजकल कहा जा रहा है फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी ऐसा बुखार जिसका कि पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या। तो लोग काफी परेशान हैं, और मैं समझता हूं कि यकीनन जो आपका बेसिक सवाल था कि जी इसको हुकूमत की जिम्मेदारी है कि डेंगू पे काबू पाना चाहिए, और उससे पहले यह पता करना चाहिए, डाटा बनाना चाहिए कि डेंगू की केसेस किन इलाकों से ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर फोकस करके उन इलाकों में मच्छर की अफजाइश को खत्म किया जाए, रोका जाए, ताकि जो है ये इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। जी सही डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि लैब्स होनी चाहिए, तो इकदाम तो बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज होनी चाहिए, हर सूबे क्या हर शहर में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि कोरोना आता है तो मास्क गायब हो जाता है, अब डेंगू आ चुका है और अच्छा खासा सर उठा चुका है, लेकिन पैनाडोल जैसी गोली जो है वो तक मुयसर नहीं आ रही, वो गायब हो गई है, वो नापैद हो गई है। इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? इस पे जिम्मेदारी मैं समझता हूं पे सब पे आयद होती है, क्योंकि हम मीडिया के ऊपर जेनेरिक नेम ले रहे हैं। जो आपने अभी नाम लिया है ये पैरासिटामोल है। अब अगर हम टेलीविजन पे एक दवा का नाम मुस्तकिल लेते रहेंगे तो लोग उसके पीछे भागते हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मास्क की हमने जब बात की कि मास्क लगा के रखना है, मास्क नहीं मिल रहा था, लोगों ने बड़े पैसे कमाए उसके ऊपर। अब जबकि ये बात आपने की कि जी हम लोगों से कहते हैं कि जी पैरासिटामोल ले लें, पैरासिटामोल बहुत सारे नाम से मार्केट में बिकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने नाम लिया है उसी को लिया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है, और मेरी दरखास्त होगी हाथ जोड़ के कि खुदारा मीडिया पे खासकर टेलीविजन के ऊपर किसी भी जेनेरिक दवा का नाम ना लिया जाए, और किसी भी ऐसे इलाज की बात ना की जाए कि इसका इलाज इस दवा से होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में यह होता है कि हमारे यहां सबसे ज्यादा क्वैकरी होती है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन होता है, हमारे यहाँ कहीं पर भी रोक टोक नहीं है। आपको जब चाहे मेडिकल स्टोर से जैसी दवा चाहे आप खुद मांग के उससे ले सकते हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि मेडिकल स्टोर वाला क्वालिफाइड डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन मांगेगा तब वो मेडिसिन देगा। तो जहां ये सूरत हाल होगी वहां ये इस तरह के मसाइल तो होंगे। जाहिर है लोग जो है फिर उससे फायदा उठाते हैं कि जी पर्टिकुलरली एक दवा की डिमांड ज्यादा आ रही है तो वो उसको छुपा लेते हैं ताकि उसकी दवाइयां, उसकी कीमत बढ़ाई जा सके और लोगों को लूटा जा सके। ये इस मुल्क की कहानी है, हर चीज में होता है, हम हर जगह देखते हैं, हर दफा देखते हैं। तो होना ये चाहिए कि पैरासिटामोल इसको बीमारी के लिए हम कहते हैं कि बुखार को कंट्रोल करने के लिए वक्ती तौर पे पैरासिटामोल बहुत सारे नाम से हैं तो आप ले लें, लेकिन अगर आपको दूसरे दिन तीसरे दिन भी बुखार खत्म नहीं हो रहा है तो खुदारा क्वालिफाइड डॉक्टर से जाके मशवरा करें कि ये बुखार क्या है, ये जो जिस्म में दर्द है, गले में दर्द है या आंखों के अंदर दर्द हो रहा है, ये क्या चीज है। तो डॉक्टर्स जो है वो आपको डायग्नोस करके देगा कि क्या ये मलेरिया का बुखार है, क्या ये डेंगू का बुखार है, क्या ये कोरोना का बुखार है, क्या ये टाइफाइड का बुखार है, क्या ये नज़ला जुकाम का बुखार है। तो ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी और आपका इलाज बेहतर हो जाएगा और आपकी बीमारी की तशखीस हो जाएगी। लेकिन यहाँ लोग जो है सेल्फ मेडिकेशन करते हैं जो कि और ज्यादा खतरनाक होता है, बल्कि मैं ये जुमला कहूंगा कि ये जानलेवा साबित होता है कि जो लोग मेडिकल स्टोर से जाके इलाज कराते हैं, जो लोग खुद
लोगों से पूछ के इलाज कर लेते हैं और खुद से मेडिसिन खा लेते हैं, खुद से दवा खा लेते हैं। ये खतरनाक है। सही, ये खतरनाक है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आपको। और सेल्फ मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आम हो चुकी है। इसके तदारुक के लिए भी काम करने की और कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अफजाइश का, डेंगू की अफजाइश का सीज़न क्या है, और क्या हुकूमत को ये नहीं मालूम था कि डेंगू दोबारा से आने वाला है और इसके लिए हमें स्प्रे भी करने हैं, इसके लिए हमें लोगों को फैसिलिटेट भी करना है, इसके लिए हमें कैंपेन्स भी चलानी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, जबकि प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी वो ऐसे बहुत से इकदाम कर रही थी। आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। ये इसका जवाब तो जो मौजूदा हुकूमत है और उसके जो जिम्मेदारान हैं वही बता सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया, उनका जहन इस तरफ नहीं गया कि ये जो मौसम है, जब हम गर्मी से सर्दी में आते हैं तो ये मौसम होता है कि इस मौसम में ब्रीडिंग ज़्यादा होती है मच्छरों की, और ये इसी मौसम में देखा गया है कि डेंगू वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो हमें पहले से इसके इक़दाम करने चाहिए थे और इसकी लेबोरेटरी किट्स होनी चाहिए थी ताकि इसकी डायग्नोसिस हो सके और प्रॉपर इलाज हो सके। अभी भी वक्त है कि मैं समझता हूं कि हुकूमत इस पे जहाद करे ताकि जो लोग परेशान हैं वो परेशानी से बच सकें। जो डाटा फॉर्म किया जाए, लोगों को इसके बचाव के तरीके बताए जाएं, मीडिया के ऊपर डेंगू से, मच्छरों से बचाव के तरीके बताए जाएं, और इस तरह के जो बुखार है, इस बुखार के अंदर उनको क्या करना चाहिए, खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए, और कैसे डॉक्टरों के पास पहुंचा जाए और क्या करना चाहिए, ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि एक अवेयरनेस की बम्बार्टमेंट होनी चाहिए ताकि लोग जो परेशानी में हैं वो उनकी परेशानी दूर हो सके। और खुदारा मैं समझता हूं हुकूमत को चाहिए कि दवाइयों के ऐड या दवाइयों का नाम किसी भी टॉक शो में या किसी भी प्रोग्राम में नहीं लेना चाहिए, खासकर जो जेनरिक नेम है। जेनरिक नेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेड नेम जो है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे वो दवा जो है वो मार्केट से गायब हो जाती है। या अगर कोई डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि जी इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन मार्केट से सिलेंडर के सिलेंडर गायब हो जाते हैं, लोग उठा के अपने घर पे रख लेते हैं, और जिसको जरूरत होती है वो बेचारा मर जाता है। तो खुदारा मेरी आवाम से भी दरखास्त है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इसमें परेशान हो रहे हैं। जो भी दवा मार्केट में नहीं मिल रही है उसकी जगह पे बहुत सारी अच्छी दवाइयां, पैरासिटामोल जो है वो बहुत सारी दूसरे नाम से भी अवेलेबल है। तो परेशानी की बात नहीं है, आप वो दवा ले लें, और ये वक्ती तौर पे आप दवा लें। अगर आपको दूसरे दिन भी बुखार मुस्तकिल रहता है या तीसरे दिन रहता है तो आप डॉक्टर से जाके दिखाएं। मोस्टली जो है वो रेस्ट करने से, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि बुखार है, दर्द है जिस्म में, तो पैरासिटामोल हम कहते हैं, बहुत सारे नाम से आता है, वो ले लें, और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, और ठंडी खट्टी चीजों का परहेज करें, आराम करें, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाएं। तो चाहे डेंगू हो, चाहे कोरोना हो, या कोई और ऐसी बीमारी हो जिसमें कि वायरस इन्वॉल्व है, तो वायरस खुद ब खुद जो है आपके आराम करने से आपकी इम्यूनिटी अगर जब बढ़ जाती है तो ये बहुत हद तक कमजोर पड़ जाते हैं, और 4-5 दिन में इंसान ठीक हो जाता है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, आराम और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से। सही, आराम और अच्छी ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद साहब आपका। और नाज़रीन, डेंगू वबा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता तो चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत को भी इसे सीरियस लेना पड़ेगा और इसके ऊपर अमली इक़दाम करने पड़ेंगे, क्योंकि शरह अमवात में भी इजाफा हो चला है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसी तौर पर इसकी जद में है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।